अब उसके बाद 12th आइटम जो अपनी आती है वो आती है प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लाइबिलिटीज। प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लाइबिलिटी। प्रोविजन पी एंड एल में भी आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि प्रोविजंस होते क्या है। एक ऐसी लाइबिलिटी जिसके ओकरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा है, बट अमाउंट हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, एस्टिमेट कर सकते हैं। लाइबिलिटी विच कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली, विच कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये लाइबिलिटी इतने रुपए की आएगी, आएगी पूरे पूरे चांसेस हैं। कंटीजेंट लाइबिलिटी में क्या होगा? कंटीजेंट लाइबिलिटी में यही नहीं पता होता कि लाइबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, और जब यही नहीं पता कि लाइबिलिटी आएगी या नहीं आएगी तो अमाउंट हम रिलायबिलिटी के साथ कैसे बता सकते हैं? तो सबसे पहले ओब्लिगेशन डिपेंड, ये जो ओब्लिगेशन है ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर। इन शॉर्ट अमाउंट कैन नॉट बी मेजर्ड, अमाउंट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। इसलिए इसे कहा दिखाया जाता है? फुट नोट में दिखाया जाता है, यानी कि नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है। अब इसका बड़ा सिंपल से ही स्टेप है बेटा, इसमें एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस एंड मेजरमेंट तीनों को इकट्ठा दिखा दिया, क्योंकि पॉइंट ज्यादा नहीं है इसके। तो ऑडिटर क्या चेक करेगा? सबसे पहले जाते मैनेजमेंट से क्या मांग लेगा? ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ ऑल प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ ऑल प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज। ठीक है। अब ये लिस्ट कंप्लीट है या नहीं, क्या पता मैनेजमेंट ने कुछ केसेस छुपा लिए हों, तो क्या लो? WR, ऑब्टेन WR, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर द कंप्लीटनेस, फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ द लिस्ट। कि ये जो लिस्ट है ये कंप्लीट है क्या? मैनेजमेंट कहती है कंप्लीट है क्या सर, एक WRO दे दीजिए कि लिस्ट कंप्लीट है। इसके अलावा कोई पेंडिंग सूट आपकी कंपनी के ऊपर नहीं है, हमने ऐसे 501 में भी पढ़ा था, ठीक। उसके बाद में हमें क्या चेक करना है? वेरीफाई द एक्यूरेसी, वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ प्रोविजंस। जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी है, PF है, वो एक्यूरेट है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? नॉर्मली इसमें मैनेजमेंट क्या करती है? एक्चुरियल का सर्टिफिकेट लेती है। एक्चुरी कौन है? एक्सपर्ट। यूज ऑफ वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। हमने मैनेजमेंट ने कहा कि आपने जो प्रोविजन बनाए हैं, ये आपने प्रोविजन कैसे बनाए? मैनेजमेंट कहती है कि सर हमने नहीं बनाए, हम इसके अमाउंट को एस्टिमेट नहीं कर पा रहे थे, तो हमने एक एक्सपर्ट को अपॉइंट किया था। एग्जांपल इसका क्या है? एक्चुरी, एक्चुरी सर्टिफिकेट। तो क्या मैं एक्सपर्ट का काम यूज कर सकता हूं? हाँ, ये ऐसे भी हमने पढ़ा था, ऐसे 620, जिसमें ऑडिटर चेक करता है कि जो एक्सपर्ट है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट है या नहीं है, क्वालिफाइड है या नहीं है, वर्किंग पेपर उसके अवेलेबल है या नहीं है। ओके, तो ये सारे पॉइंट वही आएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? जितने भी एग्रीमेंट है सब चेक करवा दो। एग्रीमेंट विद एम्प्लॉइज, ताकि मैं ये चेक कर सकूं जिसमें PF के बारे में, ग्रेचुटी के बारे में, ESI के बारे में लिखा हो, और आपने जो प्रोविजन बना रखे हैं वो प्रोविजन इन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये भी ऑडिटर चेक करेगा। ठीक है। एक ऐसे है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ऑडिट ऑफ एस्टिमेट्स। प्रोविजन क्या है? एस्टिमेट ही तो है, SA 540। ऑडिटर चेक करता है कि मैनेजमेंट ने जो प्रोविजंस बना रखे हैं उनका बेस एप्रोप्रिएट है या नहीं है, रीजनेबल है या नहीं है, यानी कि प्रोविजन जो है वो रीजनेबल है या नहीं है। ठीक है। चेक दी रीजनेबिलिटी ऑफ एस्टिमेट्स। मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेट बना रखे हैं, प्रोविजंस बना रखे हैं,
ऑडिटर के अकॉर्डिंग ये रीजनेबल है या नहीं है। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है इसकी डिटेल, तो मैंने डिटेल नहीं करवाई। बस ये 6 पॉइंट है जो एग्जामिनर आपसे मांगेगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू वेरीफाई द प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, तो आपसे ये 6 पॉइंट मांगेगा एग्जामिनर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं P&L की कैप्शंस की तरफ। ठीक है, P&L की कैप्शंस की तरफ। कैप्शंस ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहली कैप्शन आती है सेल एंड रेवेन्यू फ्रॉम अदर प्रोडक्ट। मैं सेल वर्ड लिख देता हूं। ठीक है, तो ऑडिटर अगर सेल टेस्ट करना चाहता है तो सेल में क्या क्या चीजें चेक करेगा। सबसे पहले ऑडिटर जाते ही क्या चेक करेगा, सबसे पहले ऑडिटर को टेस्ट करना चाहिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ओवर सेल। क्रेडिट सेल में खासकर गड़बड़ होने के चांसेस, कैश सेल में गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि कंपनी ने कैश सेल की, उसके बाद कैश को रिकॉर्ड ही नहीं किया, हो सकता है ना। ऑडिटर क्या चेक करेगा, सबसे पहले चेक करो डिजाइन, फिर क्या चेक करना है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ये सब हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर ये डिजाइन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है, यानी कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑडिटर को क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग है एंड इन ऑपरेशन है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लिमिट करने चाहिए। आपके जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है, प्रोसीजर जो है वो आप क्या रख सकते हो, कम रख सकते हो, लो। और अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होता तो हमें अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या रखने चाहिए, ज्यादा, क्योंकि यहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, तो हमें अपने ऑडिट प्रोसीजर यहां पर क्या रखने चाहिए, हाई रखने चाहिए। ये सारी बातें हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी हुई है। ये वाली बात ये लिखी हुई है SA 315 में, और रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क ये वाली बात लिखी हुई है SA 330 में। रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क, और ये किसका है, रिस्क असेसमेंट का। ठीक है, इसके बाद ऑडिटर डिसाइड करेगा कि देखो सब्सटेंटिव प्रोसीजर के साथ साथ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कितने यूज करने हैं, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करने हैं या नहीं करने हैं, ये कौन डिसाइड करेगा, ऑडिटर डिसाइड करेगा। ARP ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। ठीक है, ओके, ये तो ही बेसिक बात इंट्रो पे। अब हम बात करते हैं ऑकरेंस। अब देखो बैलेंस शीट कैप्शन होती तो क्या क्या असर्शन होती, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस की जगह क्या आ गया, ऑकरेंस। ऑकरेंस का मतलब जो ट्रांजैक्शन हमारे सामने P&L में दिखाई जा रही है वो वाकई में ही अकर हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, ये कैसे पता लगेगा, ऑलमोस्ट पॉइंट ट्रेड रिसीवेबल वाले बेटा, सबसे पहले यहां पर एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए कि कोई एक सिंगल इनवॉइस जो है वो मल्टीपल टाइम एंटर ना हो गया हो। ट्रेड रिसीवेबल में पढ़ा था ना, सिंगल इनवॉइस नॉट एंटर्ड मल्टीपल टाइम, ये सेम लाइन ट्रेड रिसीवेबल में थी। ठीक बात है, ऑडिटर क्या करेगा, सिलेक्ट फ्यू इनवॉइस, आपको कुछ इनवॉइस उठा लेने चाहिए, सारे तो नहीं चेक कर सकते ना क्योंकि टाइम नहीं होता। सिलेक्ट फ्यू इनवॉइसेस। अब हम कहेंगे कि ये जो इनवॉइसेस है, हाँ, इसकी अकाउंट्स में एंट्री चेक करवाओ, इसकी अकाउंटिंग एंट्री चेक करवाओ, इसका स्टॉक रजिस्टर में एंट्री चेक करवाओ, स्टॉक इन, अब देखो माल अगर बेचा है तो स्टॉक आउटवर्ड में इसकी क्या हुई होगी, एंट्री हुई होगी, स्टॉक आउटवर्ड रजिस्टर में इसकी एंट्री चेक करवाओ। माल बाहर गया होगा तो शिपिंग लॉग भी चेक करो। शिपिंग लॉग में यानी कि ये काइंड ऑफ स्टॉक रजिस्टर होता है जिसमें ये तारीख लिखी होती है कि किस तारीख को किस कस्टमर को माल गया हुआ है, शिपिंग लॉग भी चेक करो। डायरेक्ट कंफर्मेशन भी करो कस्टमर के साथ, अगर अमाउंट बहुत ज्यादा है तो, अगर इनवॉइस की अमाउंट ज्यादा है तो कहीं वो अमाउंट फेक तो नहीं है, कहीं वो बिल फेक तो नहीं है, तो आप डायरेक्ट कंफर्मेशन भी कर सकते हो फ्रॉम कस्टमर
कि भैया आपने माल मंगवाया है या नहीं मंगवाया। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या चेक करना है, कहीं ये फेक तो नहीं है, दो बातें, कहीं ये फेक एंट्री तो नहीं है। अगर अकाउंट में ही एंट्री नहीं है, स्टॉक आउटवर्ड में एंट्री नहीं है, शिपिंग लॉग में एंट्री नहीं है, कस्टमर कहता है मैंने तो कोई माल नहीं मंगवाया, तो ये फेक एंट्री हो सकती है और ऑडिटर उसके बेस पे क्या लेगा, एक्शन लेगा। ठीक बात है। उसके बाद ऑडिटर क्या चेक करेगा, ऑडिटर चेक करेगा कोई भी अनअर्न्ड रेवेन्यू नॉट रिकॉर्डेड इन इनकम, क्योंकि AS9 क्या कहता है, एज पर AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, किसी भी इनकम को इनकम कब मानना है, व्हेन रिस्क एंड रिवॉर्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कस्टमर, तभी इसको सेल रिकॉग्नाइज करना है, अदरवाइज इसको सेल रिकॉग्नाइज नहीं करना है। ध्यान रखने वाली बात है। देखो बेटा, अगर माल तुमने सेल की एंट्री कर दी, सेल का बिल भी है, हमारे सेल रिकॉर्ड में एंट्री भी है, बट माल अभी भी कहां पड़ा है, कंपनी के स्टोर में पड़ा है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड कस्टमर को तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तो ये सेल रिकॉग्नाइज नहीं की जा सकती। ये आपने CA फाउंडेशन में भी पढ़ा है ना, सेल ऑफ गुड एक्ट में अंदर, तो इसे सेल नहीं मानना है। तो ऑडिटर चेक करेगा कोई माल ऐसा तो नहीं है जो आपके यहां पर पड़ा हुआ है अभी भी। ओके, ARP जरूर करके देखना, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर SA 520। इसमें हम क्या करेंगे, सेल वर्सेस या सेल एंड सेल रिटर्न रेशो ये निकाल लेंगे। देखो, कुछ सेल होती है, कुछ रिटर्न भी तो होती होगी बेटा, कि कस्टमर को माल पसंद नहीं आया, कस्टमर को हमने गलत माल भेज दिया। हाँ, इसका रेशो निकाल लो और इसको कंपेयर करो, करंट ईयर रेशो को कंपेयर करो विद प्रीवियस ईयर रेशो। फॉर एग्जाम्पल, हमने नोट किया कि आपकी कंपनी का जो प्रीवियस ईयर का रेशो है, जितना माल बेचते हैं ना उसका 2% वापस आ जाता है, 2% या 3%। इस बार 10% माल वापस आया हुआ है, तो अगर अनयूजुअल फ्लक्चुएशन है तो उसकी क्या करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। इंक्वायरी इफ अनयूजुअल वेरिएंस इज फाउंड। ओके, उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि अगर अनयूजुअल वेरिएंस है तो कहीं मार्च अप्रैल मैनिपुलेशन तो नहीं है। मार्च अप्रैल मैनिपुलेशन याद आया क्या थी, कि मार्च के एंड पे माल बेच दिया टारगेट पूरा दिखाने के लिए, और अप्रैल के स्टार्टिंग में क्या कर दिया, रिटर्न दिखा दिया। मार्च अप्रैल मैनिपुलेशन होने का चांस है। दूसरा हो सकता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, उसको आपने सेल कंसीडर कर दिया, जबकि ये सेल नहीं मानी जाएगी जब तक अप्रूवल नहीं आ जाती। ऑडिटर चेक करेगा ये सारी चीजें कि वेरिएंस की वजह क्या हो सकती है। ठीक बात है। उसके बाद सेकंड असर्शन आती है कंप्लीटनेस। क्या आपने सारी सेल को दिखा दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ सेल फेक हो, ये तो ऊपर वाले पॉइंट में भी आ गया था। तो पता कैसे लगेगा, प्रॉपर कट ऑफ अरेंजमेंट, सेम जो ट्रेड रिसीवेबल में पड़ा था, कि कहीं ऐसा तो नहीं मार्च की एंड की सेल आपने अप्रैल की स्टार्टिंग में दिखा दी, अप्रैल की स्टार्टिंग की सेल को पिछले साल की मार्च की सेल में दिखा दिया सेल बूस्ट करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेल कब कंसीडर करनी है, सेल आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ, सेल की बजाय यहां पर इनकम वर्ड आना चाहिए, सेल ओब्लिक इनकम लिख देता हूं मैं। इसको इनकम कब मानूंगा, ओनली व्हेन रिस्क and reward has been transferred to customer। AS9 का प्रिंसिपल सर ये एक अकरेंस में भी था। हाँ बेटा, ये अकरेंस में भी आएगा, ये कंप्लीटनेस में भी आएगा, दोनों जगह आएगा। ठीक है। मार्च अप्रैल मैनिपुलेशन का पॉइंट दोनों जगह आएगा। कट ऑफ से यही तो पता लगेगा ना, मार्च अप्रैल मैनिपुलेशन, ये उसी का पार्ट है। कि मार्च के एंड में क्या दिखा दी, सेल, और अप्रैल की स्टार्टिंग में क्या दिखा दी, रिटर्न। तो ऑडिटर का स्पेशल फोकस रहना चाहिए इनके ऊपर। ठीक है।
उसके बाद आती है शिपिंग डॉक्यूमेंट चेक करो, शिपिंग डॉक्यूमेंट चेक करो कितना माल बाहर गया है, और चेक करो उसको सेल अकाउंट के साथ। अगर यहां पर 1000 एंट्री है, 1000 बार माल बाहर गया है, तो सेल अकाउंट में भी तो 1000 ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। तो चेक करो शिपिंग डॉक्यूमेंट में जितनी शिपिंग बाहर दिखाई गई है वो सारी की सारी सेल अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, बाकी सेल आप कहां से वेरीफाई कर सकते हो? सेल कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न, ई वे बिल, जीएसटी रिटर्न्स में हमें शो करना पड़ता है ना इस क्वार्टर में या इस मंथ में या इस पूरे साल में आपने कितनी सेल करी है, तो उससे भी हम सेल को मैच करके देखेंगे। तो ये कंप्लीटनेस वाला पॉइंट भी हो गया। उसके बाद आता है वैल्यूएशन का पॉइंट, मेजरमेंट, वैल्यूएशन नहीं मेजरमेंट। वैल्यूएशन वर्ड हम कहां यूज करते हैं? बैलेंस शीट में। मेजरमेंट में हम चेक करते हैं कि जो अमाउंट आपने दिखाई है वो एक्यूरेटली मेजर हुई है या नहीं हुई है। तो यहां पर कैसे पता लगेगा? क्या मैं सारी सेल के बिल की एक्यूरेट अमाउंट चेक कर सकता हूं? नहीं। सिलेक्ट फ्यू इनवॉइस, सिलेक्ट फ्यू इनवॉइस। ऑडिटर क्या करेगा? कुछ इनवॉइसेस को चेक करेगा एंड ऑडिट, उसकी ऑडिट करो फ्रॉम इंसेप्शन टू कंप्लीशन। इंसेप्शन मतलब स्टार्टिंग, इंसेप्शन टू कंप्लीशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बिल उठाया, तो इस बिल का ऑर्डर किसने दिया, कौन सा कस्टमर है, उसका ऑर्डर दिखाओ। फिर उसके बाद उसकी सेल, क्रेडिट सेल को अप्रूव किसने किया सॉरी, फिर उसकी क्रेडिट सेल को अप्रूव किसने किया वो वेरीफाई करवाओ। उसके बाद माल गया शिपिंग रजिस्टर में, उसके शिपिंग लॉग में उसका एंट्री चेक करवाओ। उसके बाद उसका बिल कटा होगा, बिल तो आपके पास ही है। उसके बाद उसके डेटर अकाउंट में एंट्री चेक करवाओ, सेल अकाउंट में एंट्री चेक करो, और डेटर से पेमेंट आ गई है या नहीं आ गई है वो चेक करो। अगर पेमेंट नहीं आई है तो डेटर अकाउंट में उसकी एंट्री चेक करवाओ, डेटर लिस्ट में। पेमेंट आ गई तो कैश बुक में एंट्री चेक करवा दो। सारे बिल तो नहीं चेक कर सकते ना इतनी डिटेल में, तो कुछ बिल को सिलेक्ट करो रैंडम बेसिस पे और उनको चेक करो। ठीक बात है, अमाउंट पता लग जाएगी। उसके बाद AS11, अगर फॉरेन करेंसी में सेल है तो उसको रीस्टेट करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी सेल। ठीक है, उसके बाद AS9 हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। अमाउंट जब तक रिलायबिलिटी के साथ मेजर ना हो सके, जब तक रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर ना हो जाए, तब तक आप उसे सेल नहीं मान सकते। ठीक है, एंड लास्ट AS18, ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। अगर सेल हुई है रिलेटेड पार्टी के साथ तो ऑडिटर 2-3 चीजें चेक करेगा। नंबर वन आर्म लेंथ प्राइस पे हुई है नहीं हुई है। नंबर 2, इसका प्रॉपर सेपरेट डिस्क्लोजर हुआ है या नहीं हुआ है, और ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में फॉल कर रही है या नहीं कर रही है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में फॉल कर रही है नहीं कर रही है, और ये अप्रूव्ड है या नहीं है, अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, शेयर होल्डर, ये सब चेक करेगा ऑडिटर। ठीक बात है सर, नहीं तो ये वैलिड नहीं होगी, फेक होगी। उसके बाद डिस्क्लोजर के पॉइंट में क्या आएगा? डिस्क्लोजर होना चाहिए शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग, शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग, जिसमें टोटल सेल कितनी हुई, कितनी रिटर्न हुई इस साल, कितना डिस्काउंट दिया, कितना इसके ऊपर जीएसटी बनता है, एटसेट्रा। इन सब का सेपरेट डिस्क्लोजर आता है। टोटल कितनी सेल हुई है, कितनी रिटर्न हुई है, कितना डिस्काउंट दिया है, कितनी जीएसटी आपने की है, ठीक है, और रिलेटेड पार्टी के साथ तो ऑब्वियस बात है सेपरेट डिस्क्लोजर आता ही आता है। तो ये सेल के पॉइंट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट असर्शन जो अपनी आती है सेल के बाद सेकंड वो आएगी परचेज। ऑलमोस्ट पॉइंट सेम मिलेंगे आपको, सेल वाले ही मिलेंगे, बस जहां पर स्टॉक इनवर्ड आउटवर्ड लिखा हुआ था वहां पर स्टॉक इनवर्ड आ जाएगा। ठीक है, परचेज को कैसे वेरीफाई करेंगे? तो सबसे पहले पहला पॉइंट सेम, टेस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। टेस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए और ये ऑपरेशन में भी होना चाहिए। फॉर
फॉर एग्जाम्पल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आपने किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल माल जो रिसीव करेगा स्टोर डिपार्टमेंट में परचेज का, और जो बिल को वेरीफाई करेगा, वो दो अलग अलग बंदे होंगे, ठीक है। क्वालिटी इंस्पेक्शन जो करेगा वो अलग बंदा होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन जो करेगा वो अलग बंदा होगा। ये क्या होता है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। अगर ये सारा काम एक ही बंदे को दे दिया और उसने कल को गड़बड़ कर दी तो सामने नहीं आएगी बेटा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना जरूरी है। टेंडर सिस्टम होना चाहिए परचेज में। टेंडर सिस्टम होना चाहिए कि कंपनी को जब भी कोई माल परचेज करना हो तो पहले टेंडर जाएगा, फिर कोटेशन आएगी, फिर वो सबसे सस्ती कोटेशन या सबसे अच्छी कोटेशन जो होगी वो सिलेक्ट की जाएगी। उसके बाद गुड्स रिसीव करने के बाद क्या दिया जाता है? GRN, गुड्स रिसीव्ड नोट। बेसिकली एक्नॉलेजमेंट होती है कि हमने आपसे माल रिसीव कर लिया है, एक्नॉलेजमेंट एटसेट्रा। ये कॉमन फीचर है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में जो होने चाहिए। दो बातें होंगी, या तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। अगर इफेक्टिव है तो हम अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। और अगर इफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब रिस्क ज्यादा है, तो हमारे फर्दर प्रोसीजर क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। ये वाली बात हमने कहां पढ़ी है? SA 315 में। और ये वाली बात हमने कहां पढ़ी है? SA 330 में, रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। हाँ, कोशिश ये करना कि ARP को भी यूज किया जाए, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, SA 520। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन फीचर है। अब आते हैं वही बात, ऑकरेंस। पहली असर्शन क्या आएगी? ऑकरेंस। क्या परचेज जो दिखाई गई है वो वाकई में ही हुई है, ऑकर हुई है, पता लगा फेक है? कैसे पता लगेगा? वही बात, फिक्टिशियस परचेज नहीं होनी चाहिए। ऑडिटर चेक करेगा फिक्टिशियस परचेजेस आर नॉट रिकॉर्डेड। सर ये कैसे पता लगेगा? हाँ, ये पूछो ना, ये क्वेश्चन आपने ठीक पूछा। हम क्या उठाएंगे? हम इनवॉइस उठाएंगे बेटा। हम क्या उठाएंगे? परचेज इनवॉइस। हम क्या उठाएंगे? परचेज इनवॉइस उठा लो। अब ये परचेज इनवॉइस क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक बात है। दूसरा, इन दी नेम ऑफ कंपनी होना चाहिए, इन दी नेम ऑफ कंपनी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर इसका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो एंटिटी के नाम पे ट्रांसफर होना चाहिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर टू कंपनी। मतलब ये माल कंपनी को मिल चुका हो, ट्रांसफर टू कंपनी। कैसे पता लगेगा? या तो आपके पास उसके शिपिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अगर वो माल रास्ते में है तो उसका बिल ऑफ लैंडिंग या ट्रांसपोर्टेशन रिसीट किसके पास होनी चाहिए? कंपनी के पास, या वो आपको रिसीव हो जाना चाहिए। उसके बाद में हमें क्या चेक करना है? अगर एक इसकी जर्नल एंट्री जरूर चेक करना, जर्नल एंट्रीज इन बुक्स। पता लगा इनवॉइस तो है बट उसकी एंट्री नहीं है बुक्स में, तो इसके फेक होने के चांसेस क्या है? ज्यादा है। सर मुझे कैसे पता लगेगा कि ये माल जो है ये मिल गया है या नहीं मिल गया है? रिस्क एंड रिवॉर्ड नॉर्मली कब ट्रांसफर्ड माना जाता है? बताओ बेटा। जब शिपिंग लॉग ये दिखाए कि या तो उसके डॉक्यूमेंट, शिपिंग डॉक्यूमेंट हमारे पास है, या फिर वो माल क्या हो गया, हमें रिसीव हो गया है। स्टॉक इनवर्ड रजिस्टर में उसकी एंट्री चेक करो। ओके, अगर इसकी एंट्री यहां पर है, या तो शिपिंग लॉग्स में दिखा रहे हैं कि इसके डॉक्यूमेंट हमारे पास है, या फिर स्टॉक इनवर्ड में माल रिसीव हो गया है, तो ही आएगा। गुड्स रिसीव्ड नोट आपने इश्यू कर रखा है, GRN। गुड्स अगर रिसीव हुई है तो GRN आपने इश्यू किया होगा, ठीक है। और इनवॉइस जो है, परचेज इनवॉइस जो है वो क्या होना चाहिए? इनवॉइस इज अप्रूव्ड बाय एप्रोप्रिएट पर्सन, अप्रूव्ड बाय एप्रोप्रिएट पर्सन। ओके, ये ऑकरेंस के पॉइंट आ गए। उसके बाद सेकंड असर्शन क्या आती है? मेजरमेंट, सॉरी कंप्लीटनेस। इन्होंने इकट्ठा रख लिखा है, कंप्लीटनेस एंड मेजरमेंट दोनों। सबसे पहली लाइन तो सेम जो पिछले पेज पे पढ़ गया है, प्रॉपर कट ऑफ अरेंजमेंट होना चाहिए। बिना प्रॉपर कट ऑफ अरेंजमेंट के पता ही नहीं लग सकता कि कौन सी परचेज कौन से फाइनेंशियल ईयर की है। खासकर गड़बड़ होने के चांसेस कब रहेगी? ईयर एंड की परचेजेस में। प्रॉपर कट ऑफ अरेंजमेंट मैनेजमेंट ने कर रखा है या नहीं कर रखा,
ठीक है। दूसरी बात, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या हो गया है, ट्रांसफर हो गया। ऊपर वाली बात सर ये दोनों जगह आएगी, दोनों जगह आएगी बेटा, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ एंटिटी, इन द नेम ऑफ एंटिटी या कंपनी जिसकी तुम ऑडिट करने जा रहे हो, उसके नाम पे रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, ट्रांसफर्ड होना चाहिए। क्या आपने सारी परचेज दिखा दी है? हो सकता है कोई परचेज आपने छुपा रखी हो, 580 WR फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ परचेजेस, कि आपने सारी परचेज हमें शो कर दी है। आप ARP भी अप्लाई करके देखिए, SA 520, करंट ईयर की परचेज कितनी है, प्रीवियस ईयर की परचेज कितनी है, ठीक है। स्टॉक कॉम्पोजिशन एनालिसिस, स्टॉक टर्नओवर रेशो एटसेट्रा, और जहां भी अनयूजुअल वेरिएंस आए नजर, वहां पर क्या करना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, इंक्वायर मैनेजमेंट फॉर अनयूजुअल वेरिएंस, ठीक है। सारे पॉइंट वही है ना बेटा जो परचेज सेल में पड़े थे, सारे पॉइंट वही है जो नॉर्मली हमें ट्रेड रिसीवेबल में पड़े थे बेटा, वही आएंगे। जब उधार माल बेचेंगे तो ही तो ट्रेड रिसीवेबल आएगा, उधार माल मतलब सेल, ठीक है। और अब ये पॉइंट परचेज के भी सेम है, उल्टे ही आएंगे, बस सेल का उल्टा परचेज। उसके बाद में हम अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं, अगली असर्शन जो थर्ड आती है वो आती है इंप्लॉय बेनिफिट्स, इंप्लॉय बेनिफिट्स। तो सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, अंडरस्टैंड दी प्रोसेस, कि ये कंपनी जो है वो हायर कैसे करती है, हायरिंग, अप्रेजल कैसे करती है, सैलरी अप्रेजल, और टर्मिनेट या रिटायरमेंट का क्या सिस्टम रहता है, रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ये प्रोसेस समझो। आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्या करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, टेस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। दो बातें, क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है आपके अकॉर्डिंग, हाँ ना, इफेक्टिव है तो लोअर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और अगर इफेक्टिव नहीं है तो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा है, तो वहां पर आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी क्या होने चाहिए, हाई होने चाहिए, ठीक है। रैंडम चेकिंग कर लो, रैंडम चेकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, ठीक है, अटेंडेंस रिकॉर्ड दिखाओ, एटसेट्रा, इनके आप रैंडम चेकिंग भी कर सकते हो। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर SA 520, ये भी आप जरूर परफॉर्म करके देखना। इसमें आता है रीजनेबिलिटी टेस्ट, रीजनेबिलिटी टेस्ट, पिछले महीने कितनी सैलरी थी, इस महीने कितनी सैलरी है, पिछले साल टोटल सैलरी कितनी थी, इस साल कितनी सैलरी है, आपने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की थी पिछले साल और सैलरी कितनी थी, इस साल आपने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की है और कितनी सैलरी पे की है, ठीक है। तो रीजनेबिलिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं, करंट मंथ वर्सेस प्रीवियस मंथ, सैलरी, करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर सैलरी, करंट ईयर प्रोडक्शन वर्सेस प्रीवियस ईयर प्रोडक्शन एंड सैलरी। बेटा अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लेबर भी तो आपने ज्यादा करी होगी ना हायर, और अगर लेबर ज्यादा हायर की है तो फिर सैलरी भी बढ़नी चाहिए, ये सब चीजें चेक होती है। जहां अनयूजुअल फ्लक्चुएशन नजर आए इंक्वायर कर लो, इंक्वायर फ्रॉम मैनेजमेंट अबाउट अनयूजुअल फ्लक्चुएशन। ओके, अब इन सभी की असर्शंस को इन्होंने मिक्स कर दिया, क्योंकि पॉइंट ज्यादा नहीं है तो इसलिए सबको मिक्स कर दिया, ऑकरेंस को, मेजरमेंट को,
एंड कंप्लीटनेस को। ऑडिटर कैसे सैलरी को चेक करे? सबसे पहले चेक अटेंडेंस रिकॉर्ड, चेक अटेंडेंस प्रोसेस, सॉरी रिकॉर्ड नहीं प्रोसेस, कि आप अटेंडेंस कैसे लेते हो। डमी वर्कर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बेटा, डमी वर्कर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप मान के चलना कि अगर कोई इंडस्ट्री ये दिखाती है, कोई कंपनी ये दिखाती है कि हमारे पास 200 इंप्लॉई है, तो 200 नहीं होंगे बेटा, वहां पर मिलेंगे 190, 170, 180 ऐसे 10-20 उन्होंने फालतू दिखा रखे हो ताकि खर्चे फालतू दिखा सके, ताकि इनकम टैक्स से बच सके। ठीक है, तो ऑडिटर को कैसे पता लगेगा डमी वर्कर है या नहीं है? हाँ, या तो आप उनको कहो कि मुझे कुछ रैंडम इंप्लॉय सिलेक्ट कर लो और कहते हो कि उनको बुला दो, मीट इन पर्सन, मीट इन पर्सन, मैं मिलना चाहता हूं इनसे। सर इतने सारे इंप्लॉई है और मुझे कैसे पता लगेगा? कि मैंने अगर कहा हाँ अच्छा मिस्टर राम प्रकाश, डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग मिस्टर राम प्रकाश यहाँ पर जॉब करता है, एक काम करो मिस्टर राम प्रकाश को बुला दो, मुझे कैसे पता लगेगा जो बंदा इन्होंने मेरे सामने प्रेजेंट किया वो राम प्रकाश है या नहीं है? अरे सर उनकी डिटेल चेक कर लो ना, चेक बैंक डिटेल, पीएफ अकाउंट, आधार कार्ड, एटसेट्रा, ये सब चेक करो, उससे पता लग जाएगा बंदा डमी वर्कर है या नहीं है। उसके बाद में क्या आता है, लिस्ट ऑफ इंप्लॉय ले लो, आपके इंप्लॉयज की लिस्ट दे दो मुझे जी। इस लिस्ट ऑफ इंप्लॉय में क्या क्या मिलेंगे? जो इंप्लॉय ऑलरेडी आपके हैं पहले से ही थे, एग्जिस्टिंग इंप्लॉय जो काम कर रहे हैं, न्यू इंप्लॉयज जो इस साल आए हैं, और जो इंप्लॉय छोड़ के चले गए वो भी मिलेंगे। हाँ, तो जो नए इंप्लॉय हैं उनका अपॉइंटमेंट लेटर चेक करवा दो, इनका अपॉइंटमेंट लेटर चेक करवा दो। और जो इंप्लॉय छोड़ के चले गए उनकी फाइनल पेमेंट कर दी होगी आपने, फाइनल पेमेंट कर दी होगी, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग पीएफ, पीएफ ग्रेचुटी एटसेट्रा। हाँ, तो उनकी फाइनल पेमेंट चेक करवा दो। जब उनको फाइनल पेमेंट कर दी जाती है तो एक एक्नोलेजमेंट साइन करके जाते हैं कि हाँ मुझे आज के बाद कंपनी से 1 रुपया भी नहीं लेना, तो एक्नोलेजमेंट और दिखा दो, साइंड बाय टर्मिनेटेड इंप्लॉय। फाइनल पेमेंट आपने कर दी है, कितनी पेमेंट करी है, उसमें पीएफ और ग्रेचुटी इंक्लूडेड है या नहीं है, और उसका उसकी साइन की हुई एक्नोलेजमेंट भी चेक करवा दीजिए। ठीक बात है। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, हमें सैलरी रजिस्टर चेक करना है, सैलरी रजिस्टर जिसमें मंथ वाइज सैलरी लिखी होगी, हर महीने की सैलरी किस बंदे को कितना दिया। आपने प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बना रखा है या नहीं बना रखा, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी पीएफ, पीएफ एटसेट्रा, ये आपने बना रखा है या नहीं बना रखा। रीजनेबिलिटी टेस्ट करेंगे, रीजनेबिलिटी टेस्ट जरूर करना एज पर एआरपी, एआरपी SA 520। कैसे? जितना आपने प्रोविजन बना रखा है और जितनी आप सैलरी दिखा रहे हो, अब बताओ प्रोविजन पीएफ कितना होता है, पीएफ होता है 12%। तो अगर मैं आपको प्रोविजन दे दूं, पीएफ की अमाउंट, पीएफ कंट्रीब्यूशन बाय कंपनी, बाय कंपनी अगर मैं दे दूं, फिगर दे दूं, इसको मैं अगर 12% से डिवाइड कर दूं तो क्या आना चाहिए, टोटल सैलरी आनी चाहिए। ठीक बात है। सेम ऐसी परसेंटेज होती है इंश्योरेंस की भी, तो परसेंटेज को अगर मैं कंट्रीब्यूशन वाली अमाउंट से डिवाइड कर दूं तो टोटल सैलरी आ जानी चाहिए ना। तो ऑडिटर चेक करेगा ये कि जो अमाउंट आप दिखा रहे हो वो रीजनेबल है या नहीं है। अगर आपने ये दिखाया कि हमने पीएफ कंट्रीब्यूशन किया इस साल में 12 करोड़ का, तो इसका मतलब टोटल सैलरी 100 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। अगर डिफरेंस ज्यादा है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ओके, एआरपी जरूर करना, टोटल यूनिट कितनी प्रोड्यूस हुई, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्लस सैलरी करंट ईयर की, करंट ईयर, ठीक है, वर्सेस प्रीवियस ईयर। पिछले साल जितनी यूनिट प्रोड्यूस की थी और पिछले साल कितनी सैलरी पे की है दोनों देख लो, और इस साल कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई और कितनी सैलरी आपने पे की है वो चेक कर लो। अगर फ्लक्चुएशन हाई आ रहा है तो मैनेजमेंट से क्या करनी चाहिए, इंक्वायरी। देखो बेटा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सैलरी बढ़नी चाहिए।
तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो ऑडिटर चेक करेगा। उसके बाद अपनी सेल हो गई, परचेज हो गई है, इंप्लॉय बेनिफिट हो गए हैं, लास्ट रह गया अदर इनकम एंड अदर एक्सपेंस की हेडिंग। 3 हो चुके, 4th आइए अदर इनकम। अदर इनकम में नॉर्मली इनकम कौन कौन सी आती है? इंटरेस्ट इनकम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम डिविडेंड, इनकम फ्रॉम सेल परचेज या सॉरी प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम कहां से आएगी? बैंक ने एफडी करवा रखी है, सॉरी अब बैंक बोल रहा हूं, कंपनी ने बैंक में एफडी करवा रखी है। तो सबसे पहले मुझे लिस्ट ऑफ एफडी दे दीजिए, आपने किस किस बैंक में कितने की एफडी करवा रखी है, उसमें एफडी कितनी अमाउंट की है, इंटरेस्ट कितना है, पीरियड कितना, सब लिखा होगा। रिकम्प्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, रिकम्प्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, ऑडिटर खुद इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके देखेगा कि मेरे हिसाब से जितनी एफडी आपने करके उसका हर साल का इंटरेस्ट कितना बनता है। रिकम्प्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट रिसीव हो गया है उसको कैश बुक में चेक करो। और अगर कोई रिसीव नहीं हुआ है तो एक्रूड इंटरेस्ट को क्या बनाना है? एसेट बनाना है। एक्रूड इंटरेस्ट आपने शो कर रखा है या नहीं कर रखा है बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट। डिविडेंड के अंदर सबसे पहले ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आपने कौन कौन सी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं। हाँ, ये वाला पॉइंट यहां भी आएगा, ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उनके ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी, ठीक है। डिविडेंड जितना डिक्लेयर होता है वही आप इनकम के बेसिस पे ले सकते हो, प्रपोज बेसिस पे आप उसको इनकम नहीं मान सकते, क्योंकि शेयर होल्डर हो सकता है उसको डिक्लेयर करने से मना कर दे। तो डिविडेंड डिक्लेयर बेसिस पे आप इनकम मान सकते हो। इसी तरह ब्रोकर नोट ले लो, ब्रोकर नोट से हमें यह पता लग जाता है कि हमने इन्वेस्टमेंट कितने में बेची और कितने में खरीदी, और AS 13 के अकॉर्डिंग आपने उसके प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो P&L में आ जाएगा। इतना ही है अदर इनकम में। लास्ट जो आपकी कैप्शन बचती है वो बचती है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में सबसे पहले तो कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं। कॉमन एट्रीब्यूट्स मतलब कोई भी खर्चा हो उसमें ये कॉमन फीचर्स तो ऑडिटर चेक करेगा। नंबर 1, जितने भी खर्चे हैं वो करंट ईयर के होने चाहिए। एक्सपेंस रिलेटेड टू करंट फाइनेंशियल ईयर ओनली। अगर खर्चा पिछले साल का था जो इस साल आपको पे करना पड़ रहा है, आपने अगले साल का खर्चा एडवांस में पे कर दिया, ये आउटस्टैंडिंग इन एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस के एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, एक साल के अंदर वही खर्चा आएगा जो उस साल का होगा, चाहे पे किया है चाहे पे नहीं किया, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही P&L में आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आएंगे जी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आएंगे, ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आने चाहिए, ठीक है। ये कॉमन फीचर है। जो भी ऑडिटर एक्सपेंस चेक करेगा वो करंट ईयर का है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसकी वैलिड सपोर्टिंग होनी चाहिए। वैलिड सपोर्टिंग, सपोर्टिंग मतलब बिल, एग्रीमेंट। अब जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस है तो ट्रैवलिंग की टिकट, होटल वगैरह का खर्चा है तो होटल का बिल, ये सब लगे होने चाहिए। करेक्ट डिस्क्लोजर होना चाहिए एप्रोप्रिएट हेडिंग में। एप्रोप्रिएट हेडिंग। अब ट्रैवलिंग एंड टूर एंड ट्रैवलिंग का खर्चा है उसको स्टेशनरी में थोड़ी दिखा दोगे, और स्टेशनरी का जो खर्चा है वो आप पावर एंड फ्यूल में थोड़ी दिखा दोगे। तो इन सभी एक्सपेंसेस के करेक्ट हेड बने हुए उन्हीं में ही जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सैंक्शनड बाय, जो खर्चे हैं खासकर बड़ी अमाउंट के, सैंक्शनड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अब वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन है?
वो कंपनी के अंदर क्या कर रखा होता है, रोल पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट रखी होती है। फॉर एग्जांपल 5 लाख तक का खर्चा है तो फाइनेंशियल मैनेजर अप्रूव कर देगा, 5 लाख से ज्यादा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव करवाना पड़ेगा, एग्जांपल है ये, ठीक है ना। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से खर्चे क्या होने चाहिए, सैंक्शनड होने चाहिए, और ये खर्चे पर्सनल नेचर के नहीं होने चाहिए, नॉट पर्सनल एक्सपेंस। ये ऑडिटर चेक करता है, ये कॉमन है, सभी खर्चों के लिए कॉमन है। अब आते हैं इनके बारे में, ऑकरेंस, कंप्लीटनेस एंड मेजरमेंट। तीनों एट्रीब्यूट्स को मिला दिया, तीनों असर्शंस को मिला दिया इन्होंने, और अब खर्चों के बारे में पूछ रहे हैं। खर्चे अभी पूछे, बताए ना कौन कौन से होते हैं, जैसे रेंट, कॉमन खर्चा क्या है, रेंट। दूसरा कॉमन खर्चा क्या आया, पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल, बिजली पानी का खर्चा। तीसरा खर्चा जो है वो इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस का खर्चा। चौथा खर्चा जो आएगा लीगल एक्सपेंसेस का, लीगल एक्सपेंसेस का। और पांचवा जो खर्चा आएगा वो आपका आएगा ट्रैवलिंग का। तो सबसे पहले रेंट वाले में ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा 12 मंथ रेंट समरी बना लेगा, हर महीने कितना रेंट जाता है, रेंट एग्रीमेंट चेक करवा दो जी। रेंट एग्रीमेंट में चेक करूंगा कि आपने मंथली किराया कितना लिखा हुआ है और उतना ही जाना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट चेक करवा दो। और एस्केलेशन क्लॉज जरूर चेक करना है इसमें, हर साल कितना रेंट बढ़ेगा ये ऑडिटर चेक करेगा, ठीक बात है। 3 बातें। पावर एंड फ्यूल में क्या चेक करना है, पहली लाइन तो सेम, 12 मंथ समरी, हर महीने ऑन एन एवरेज कितना बिजली का बिल जाता है, ठीक है। एआरपी जरूर करना, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, SA 520, एक यूनिट कंज्यूम होने पर कितना प्रोडक्शन होता है, और हर साल मैच करो कि प्रोडक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल 1 यूनिट प्रोड्यूस होने पे, 1 यूनिट बिजली की यूनिट, 1 यूनिट बिजली की प्रोड्यूस करती है 5 यूनिट प्रोडक्शन की। तो इस साल अगर 1000 यूनिट का बिल आया तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस होनी चाहिए, 5000। ऑडिटर मैच करके देखेगा इसको, ठीक है। यूनिट्स कंज्यूम्ड, यूनिट्स कंज्यूम्ड, कितनी यूनिट कंज्यूम होने पर, एंड गुड्स प्रोड्यूस्ड, कितनी गुड्स प्रोड्यूस हुई। ये ऑडिटर चेक करेगा, ठीक है। इंश्योरेंस में सबसे पहले तो इंश्योरेंस पॉलिसी चेक कर लो, किसके नाम पे होनी चाहिए, इन द नेम ऑफ कंपनी। एंड प्रीपेड एक्सपेंस का, प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट जरूर चेक कर लेना। फॉर एग्जांपल बेटा आपने इंश्योरेंस करवाया अपनी बिल्डिंग का 1 साल के लिए, और इंश्योरेंस करवाया 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2025 को, तो ये इंश्योरेंस 30 जून 2026 तक रहेगा, बट बीच में तो 31 मार्च आ जाएगा, तो 3 महीने का जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो अगले फाइनेंशियल ईयर का है, ठीक है ना। लीगल एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस है तो सबसे पहले तो आपको 12 मंथ समरी, हर महीने कितना खर्चा जा रहा है, हो सकता है ना ही जा रहे हो, 1 टाइम हो। दूसरा, पेंडिंग सूट अगर है, लीगल एक्सपेंस है तो पेंडिंग सूट्स होंगे, और पेंडिंग सूट्स हैं तो कहीं प्रोविजन या कंटीजेंट लायबिलिटी तो नहीं छुपाए जा रहे। जो पेंडिंग सूट है उसके लिए प्रोविजन बना रखा है, अगर केस का भी कुछ नहीं पता कि हारेंगे जीतेंगे तो कंटीजेंट लायबिलिटी में उसको शो कर रखा है या नहीं कर रखा है, तो ऑडिटर उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर चेक करेगा, ठीक है। ट्रैवलिंग के अंदर सबसे पहले क्या चेक करेगा, सारे खर्चे तो नहीं चेक कर सकते, सैंपल बेसिस पे चेक करेंगे, सैंपल चेकिंग ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस। टिकट दिखा दो, किसकी अप्रूवल से गए हो ये चेक करवा दो, ठीक है। जो ऊपर एट्रीब्यूट थे ना, पर्सनल एक्सपेंस तो नहीं है। एआरपी जरूर करके देखना, पिछले साल ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना था, इस साल का ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है, ये जरूर ध्यान रखना। पर्सनल विजिट नहीं होनी चाहिए डायरेक्टर की, नॉट पर्सनल एक्सपेंस। तो ये कॉमन एट्रीब्यूट्स के साथ ओसीएम के एट्रीब्यूट्स हमने मिक्स कर दिए। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है, उसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।